अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम नवंबर 2022 का पेपर 1 वेरिएंट 3 करेंगे फॉर एएस अकाउंट्स एमसीक्यूज। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट बट इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर एज वेल। Goods 1200 sent to a customer on a sale or return basis have not been recorded in the sales journal. Which accounting concept has been applied? तो हमने ट्रायल पे कस्टमर को गुड्स दिए। तो इसमें यह होता है कि या तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपसे गुड्स परचेज कर लेगा, यानी बिजनेस की सेल्स हो जाएंगी। और अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो गुड्स हमें रिटर्न कर देगा, तो उस केस में ऑब्वियसली हमारी सेल्स नहीं होगी या हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी रेवेन्यू हैज़ नॉट येट बीन अर्नड। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव एम्प्लॉयड? तो रेवेन्यू जब तक अर्न नहीं होता, जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो इस चीज़ पे मेन फोकस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का होता है। ऑल्दो इस पे मटीरियलिटी भी विल बी क्लोज आंसर, सॉरी मैचिंग। लेकिन मैचिंग का मेन फोकस ये नहीं है, रियलाइजेशन इज मोर एक्यूरेट फॉर अ सिनेरियो लाइक दिस। गोइंग कंसर्न का कोई लिंक नहीं है, मटीरियलिटी का उससे कोई लिंक नहीं है। अ बिजनेस सोल्ड अ नॉन करेंट एसेट एट अ प्रॉफिट, व्हाट आर द एंट्रीज टू बी मेड इन अ डिस्पोजल अकाउंट? अच्छा, प्रॉफिट का मतलब है यानी गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। तो व्हाट आर द एंट्रीज टू बी मेड इन अ डिस्पोजल अकाउंट? अब हमें इस पे डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज बतानी और उसने डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स दिए। तो जो एंट्रीज डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है उसके लिए हम डेबिट चूज करेंगे, जो आइटम्स डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं उसके लिए क्रेडिट, उसको हम क्रेडिट में चूज करेंगे। तो इसने पहले दिया नॉन करेंट एसेट कॉस्ट ऑफ बैंक। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि बैंक क्रेडिट साइड में आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इनकम स्टेटमेंट, अभी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड में तो इट मीन्स लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल तो इस पे तो गेन हुआ है, वो खुद ऊपर कह रहा है। नॉन करेंट एसेट कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैंक, ये हो सकता है क्योंकि इसमें सारे अकाउंट जो है वो उसने सही जगह प्लेस किए हैं। यानी जो अकाउंट्स डेबिट होने चाहिए वो डेबिट में मैंशनड है, जो जो एंट्रीज पे क्रेडिट में आनी चाहिए डिस्पोजल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे मेंशनड है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली गलत है कि इसमें ये पीएफडी जो है वो क्रेडिट साइड में आता है। अब ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। और बैंक भी जो है वो क्रेडिट साइड में आता है, उसने डेबिट में मेंशन किया हुआ है। और नॉन करेंट एसेट कॉस्ट एट इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें सारी एंट्रीज रिवर्स में। तो उसमें सारी एंट्रीज रिवर्स में लिखी हुई, तो ये तो 100% गलत है। अब डी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस पर भी वही मसला है कि पीएफडी जो मैंने ऑप्शन सी में बताया था क्रेडिट होता है, तो हम वही चीज़ कंसिडर कर ले तो ऑप्शन डी भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें देखें, जो एसेट की कॉस्ट है वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होती है, और जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होता है, सो दैट इट कैन बी क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट, तो ये सही है। और प्रोविजन और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहाँ डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होती है। जो बैंक में हम रिसीव करते हैं डिस्पोजल प्रोसीज वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। On 1 January 2020, a business purchased new delivery vehicles. The following information is available. Purchase cost, cost of painting delivery vehicles in the company's colors.
Total annual maintenance cost. The company depreciates vehicles using the RBM at 40% per annum. What was the depreciation charge for the year ended December 2021? और हमने एसेट परचेज किया जनवरी 2020 को, तो इट मीन्स हमें इस पे सेकेंड ईयर की इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज बताना है डिलीवरी व्हीकल्स का। और आरबीएम में तो 2020 में और 2021 में नेट बुक वैल्यू पे चार्ज होगी। हमें पहले ही डिसाइड करना है कि इस डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी टेस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमें अगर कंपनी की व्हीकल्स पे कंपनी का लोगो पेंट करवाना है या कलर करवाना है, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर जो व्हीकल कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है उस पर कंपनी का लोगो पेंट ना करवाया जाए, तो उस व्हीकल को हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम पेंट करवा रहे हैं तो दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ये डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट में ऐड होगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ तो खुद एनुअल लिख रहा है, तो ये एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली ये डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 300 में 300,000 400,000 ऐड करें तो ऑब्वियसली इट विल बी 304,000। अब 304,000, अब इस पे 2020 का डिप्रिसिएशन 304,000 का ही का 40% होगा। तो दिस विल बी 121,600। अब 304,000 में से मैं 121,600 माइनस कर दूँ तो ईयर वन के एंड की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, 2020 की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 182,400। अब फॉर 2021 ये जो नेटबुक वैल्यू है 182,400 की, इस पे 40% चार्ज होगा। तो अब आया 72,960। इससे आगे हमें जाने की जरूरत थी क्योंकि देखो उसने सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज पूछा है, तो आंसर बी हो गया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडर्स एनसीए। Accumulated depreciation at 31st May 2020. Depreciation charge for the year ended May 2021. Accumulated depreciation at 31st May 2021. तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट ही हम इसलिए करते हैं, उससे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का पता चलता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज भी ऑब्वियसली जो करंट ईयर का वो पीएफडी के अकाउंट में एडजस्ट होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड May 2021, a non-current asset which had cost 10,000 was sold. There was a loss on disposal of 1,200. What was the sales proceed? तो आजकल ये भी एमसीक्यू बहुत टेस्ट हो रहा होता है कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल दे दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि उसके प्रोसीड्स क्या थे या उसकी कॉस्ट क्या थी या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी। अब इसमें देखिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आप लोग को इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम पीएफडी के अकाउंट में हम एडजस्ट करते हैं बिफोर कैलकुलेट टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम रफ एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें एक वैल्यू का आइडिया हो जाएगा। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके तो आप प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड 40,000 है, बैलेंस सीडी 46,000 है, और ये जो चार्ज फॉर द ईयर है ये इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है और यहाँ क्रेडिट होता है और इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा। अब डिफरेंस से हम जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है ना उसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन पीएफडी या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट होता है और फिर डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होता है।
क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो इसके क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं। तो आप यहाँ देखें, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंसेज एस क्रेडिट बैलेंसेज लिया है इनको मैंने। और डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की डेप्रिसिएशन बुक से रिमूव कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पीएफडी का बैलेंस रिड्यूस हो रहा होता है। तो इसलिए वो पीएफडी, जो चीज़ पीएफडी को रिड्यूस करी होगी वो उसमें डेबिट होगी। 40,000 प्लस 9,000 माइनस 46,000। तो इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोज्ड ऑफ एसेट का, वो 3,000 है। अब प्रोसीड्स निकालने के दो तरीके, या तो आप डिस्पोजल अकाउंट बना ले, क्योंकि हमारे पास लॉस है, हमारे पास कॉस्ट है, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो डिफरेंस हम डिस्पोजल अकाउंट में प्रोसीड्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको टाइम सेव करना है तो इट्स बेटर टू डायरेक्टली कैलकुलेट बाय लॉजिक। तो उसके लिए पहले मुझे इसकी नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट विल ऑब्वियसली बी 10 - 3, तो ये 7,000 हो जाएगा। और इसको बेच के, अब इसको बेच के कितने मिले वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उसने लॉस दिया हुआ है। तो अगर प्रोसीड्स और लेस देन नेटबुक वैल्यू, तो ही हमें लॉस होता है। तो अब हम यहाँ इक्वेशन में लॉस को रखते हैं, लॉस इज 1200। प्रोसीड्स हमें पता नहीं, इसको मैक्स एज्यूम करते हैं, नेटबुक वैल्यू 7,000 है। तो अगर हम -1200 प्लस 7,000 कर दें, तो हमें इसके प्रोसीड्स पता चल जाएंगे। तो दिस इज़ 5,800। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और मैं बाय द वे डिस्पोजल अकाउंट से भी करके दिखा देता हूँ, तो जो डिस्पोजल अकाउंट को प्रेफर करते हैं वो डिस्पोजल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखिए, जो 10,000 कॉस्ट है, ये डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होती है। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होती है। और लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ताकि वो फिर इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाए, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है हमारा। तो इजेंट डिफरेंस से हम इसकी प्रोसीड्स या बैंक निकाल सकते हैं। अगर इसमें मैं 10,000 -1200 -3,000 करूँ, तो भी देखिए मेरे प्रोसीड्स 5,800 के आए। Which error would result in an entry in a suspense account? A balance is omitted when extracting a trial balance. अब देखिए, अब स्टूडेंट्स ये कि जल्दबाजी में पढ़ेंगे उसको समझ लेंगे कि एरर ऑफ ऑमिशन है। तो देखिए, उसने ये नहीं कहा कि ट्रांजैक्शन ओमिट किया, उसने कहा बैलेंस इज ओमिटेड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसका ना ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, बैलेंस सही कैलकुलेट किया, लेकिन उसको या तो ट्रायल बैलेंस में गलत ले लिया या उसको ओमिट कर दिया, तो ये लिस्टिंग एरर होता है। एंड दिस एरर अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस। तो 1 तो होगा ही होगा, जिस पे 1 ने इसको कट कर दे तो वो सिर्फ डी है। एन आइटम इज पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ द रॉन्ग अकाउंट। अगर करेक्ट साइड पे पोस्ट किया रॉन्ग अकाउंट की, तो स्टिल ये एरर ऑफ फॉर्मेशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, तो 2 भी नहीं होगा। एंट्रीज फॉर एन आइटम और रिवर्स, अगर हमने दोनों एंट्रीज एक ट्रांजेक्शन की रिवर्स कर दी, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है। तो 2 भी इरेलीवेंट है, 3 भी इरेलीवेंट है, कट कर दें जिसमें दोनों हैं, तो इसका आंसर सिर्फ सी होगा। द बैलेंस ऑफ अ परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 7,270। However, the total of the accounts of trade payables was 6,860। तो जब हमने इंडिविजुअल ट्रेड पेबल्स के अकाउंट्स के बैलेंसेस का टोटल किया तो 6,860 आया। और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा। तो दोनों जगह गलती हो सकती है या किसी एक में गलती है। द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अ क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर। तो क्रेडिट नोट हम सप्लायर से परचेज रिटर्न के केस में ही रिसीव करते हैं। हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन ओमिट किए तो वो,
इसकी पर कंट्रोल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होगी और इंडिविजुअल बैलेंसेस के टोटल में भी एडजस्टमेंट होगी इसकी। द डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक हैज़ बीन अंडरस्टेटेड। तो ये हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर किया, कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो अगर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर है तो उसका कंट्रोल अकाउंट पे इफेक्ट आता है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और वो एरर फ्रॉड वाले रीजन होता है, अब इसकी डिटेल में जाना आई थिंक सो इट्स नॉट रेलेवेंट हियर। When these errors were corrected, the balances still did not match the total of the accounts of the trade payables. What were the updated amounts of the correction? अब इसके बाद ये मैच तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हमें करेक्टेड बैलेंस तो कैलकुलेट कर दे। तो पहले हम पीएलसीए को कर लेते। अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना ले, या चाहे तो प्लस माइनस करके कर ले। तो चले पहले मैं आपको रफ पीएलसीए बना देता हूँ। तो ये एक ट्रेड पेबल अकाउंट होता है, सही है। तो 7270। और वैसे तो एक क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन अभी इसमें हम करेक्शंस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें बैलेंस को चेंज करना है, एडिट करना है, तो हमें बैलेंस सीडी को इस बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज्यूम करना होगा। फिर हम उसमें चेंजेस एडजस्ट करेंगे, तो फिर इसके बाद फाइनल करेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस आएगा। जो अच्छा, परचेज रिटर्न इस पर डेबिट होता है, क्योंकि इसको ये डिक्रीज करता है अकाउंट्स पेएबल को। और डिस्काउंट रिसीव का अंडर स्टेटेड है, डिस्काउंट रिसीव भी इसको डिक्रीज करता है, फिर से फर्दर डिक्रीज करेंगे इसको। तो इसका करेक्टेड बैलेंस सीडी आ जाएगा 7270 -100 -50। तो ये हो जाएगा 7120। तो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 7120 नहीं है। अब वेयर ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स का बैलेंस है, इसको यूजुअली स्टेटमेंट फॉर्म में करेक्शंस की करनी होती है, तो हम भी वही करेंगे। तो 6860। तो जो एरर ऑफ ओमिशन है वो तो दोनों जगह एडजस्ट होगा, तो इससे ये भी डिक्रीज होगा। डिस्काउंट रिसीव्स में एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका एरर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में था। तो उसकी वजह से कंट्रोल अकाउंट में एरर हुआ होगा, उसकी वजह से इंडिविजुअल जो कस्टमर्स के अकाउंट है उस पर रिकॉर्ड हो गया होगा। तो 6860 -100। तो दिस विल बी 6760। तो इसका आंसर बी होगा। Which group would appear only on the credit side of a sales ledger control account? तो ये टोटल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट होता है। जो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स होते हैं उनका समराइज्ड होता है ये। तो जो क्रेडिट साइड में आता है बस वो चूज़ करना है। ये इसलिए नहीं होगा, कैश रिफंड्स डेबिट साइड में आते हैं। और सेल्स डेबिट साइड में आती है। कैश रिफंड्स वही वही बी के साथ भी मसला है, कैश रिफंड्स के बेस में एलिमिनेट हो जाएंगे। इररिकवरेबल डेट्स, कैश रिसीव, डिस्काउंट विदाउट, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट ही होती हैं, लेकिन हम हर ऑप्शन डी को भी कंसिडर करेंगे। अब इसमें देखिए दो डेबिट साइड, दो डेबिट वाले आइटम्स हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। ये इशू इनके साथ बहुत हो रहा है, एक आध एमसीक्यू ने रिमूव करना पड़ रहा है। तो उस पर कोई कॉपी राइट्स का होगा इशू, या कोई और रीज़न होगा। अ बिजनेस हैज कैलकुलेटेड ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज देन डिस्कवर्ड। क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर वैल्यूड।
irrecoverable debts needed to be written off, depreciation need to be reduced. What is the effect on profit when these items are adjusted? तो उसने ये नहीं पूछा क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, ट्रेड रिसीवेबल पे और डेप्रिसिएशन पे क्या इफेक्ट होंगे। उसने पूछा कि अगर हम तीन चीज़ों की करेक्शन करेंगे तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करता है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, तो अब हम जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू और उसने यानी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑफ करेक्शन पूछा है, तो एमसीक्यू इसके लिए प्रीवियस वीडियोस में भी एक आता, ये केयरफुली पढ़ ले कि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट है ऑफ द एरर्स या इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ करेक्टिंग द एरर्स है। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिक्रीज करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो अब कम वैल्यू माइनस होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इररिकवरेबल डेट्स नीडेड टू बी रिटर्न ऑफ, तो इससे ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन नीड टू बी रिड्यूस्ड, अब इसमें देखिए एक्सपेंस कम होगा, डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट की है तो हम कम करेंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड इररिकवरेबल डेट है तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कम करेंगे तो उसके वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब देखिए ऊपर हमने एनालिसिस कर लिया तो उसके बेसिस में आप लोग इजीली आंसर चूज कर सकते हैं। बिजनेस मेकिंग makes a provision for doubtful debt of 4%. At 31st March 2021, the value of trade receivables after deducting the provision was 153,600. For the year ended 31st March 2022, there was an increase of 960 in PFD. What was the value of trade receivables at 31st March 2022 after deducting the PF? तो इसमें पहले जो चीज़ हमें समझ आ रही है, जो ईजी है, हमें वो कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखिए आफ्टर प्रोविजन 153,600 है, और एस एफ बैलेंस शीट या एस एफ पे में हम करते भी है कि हम ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन का बैलेंस शीट माइनस करते हैं, उसके बाद फिर नेट वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल्स की बचती है बैलेंस शीट में। तो ये आफ्टर प्रोविजन थी, बिफोर प्रोविजन होता तो हम इस ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन चार्ज कराते, उसमें से माइनस करते, एडजस्टेड बैलेंस आ जाता, लेकिन यहाँ उसने ऑलरेडी हमें एडजस्टेड बैलेंस दे दिया। अब हमें इस एमसीक्यू को अगर करना है तो हमें ये जो ईयर बिगनिंग के ट्रेड रिसीवेबल्स है इस पर हमें प्रोविजन की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि उसके बगैर हम ये एमसीक्यू कंप्लीट नहीं कर सकते। अब इसने किया ये होगा कि अगर हम बिफोर प्रोविजन वाले ट्रेड रिसीवेबल्स को एक्स एज्यूम कर लें, अब प्रोविजन बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन तो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसी पे हमने 4% चार्ज कराया होगा, और अगर इक्वेशन को आसान करने तो परसेंटेज को नंबर में चेंज कर ले, सो दैट विल बी 0.04, तो ये 0.04 ऑफ एक्स होगा, क्योंकि हमने इस एक्स पे 4% लगाया होगा और एक्स पे से वही 4% ऑफ एक्स माइनस किया होगा, तो 153,600 आ गया होगा। जिस वेरिएबल नंबर में वन एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 1x माइनस 0.04x इक्वल टू 153,600। अब 1 में से 0.04 माइनस करें तो ये 0.96 बचेगा, कॉमन सेंस है, तो x हो जाएगा 153,600 डिवाइडेड बाई 0.96। अब यहाँ जगह नहीं है, इसलिए 153,600 को हम डिवाइड करें 0.96 से 96% से, तो 160,000 आएगा। अब उसके बाद कह रहे देयर वाज एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, और एक चीज़ हमें और करनी है कि हमें पीएफडी का ब्रॉड फॉरवर्ड भी निकालना है। तो वो सिंपली बिफोर प्रोविजन जो ट्रेड रिसीवेबल्स है और आफ्टर प्रोविजन जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसके डिफरेंस से आ जाएगा। तो दैट विल बी 6400, और या तो 160,000 बिफोर प्रोविजन वाले ट्रेड रिसीवेबल्स का ही 4% निकाल ले तो भी आपका 160,000 का 0.04 निकाल ले तो भी 6400 ही आएगा। अब कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रोविजन था, तो ऑब्वियसली इसका ना ड्यूरिंग द तो ओपनिंग बैलेंस में इंक्रीज ऐड करते तो बैलेंस सीडी भी आ जाएगा पीएफटी का।
के लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस भी है। 6400, और आप लोग अगर टी अकाउंट बना के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। 6400 प्लस 960, तो ये हो जाएगा 7360। तो जो अभी समझ आ रहा था वो कर दिया। अब लेकिन हमारा का टास्क यहाँ खत्म नहीं होता ना। उसने इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन भी नहीं पूछा, ना उसने पीएफडी का सीटी पूछा। उसे ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू एट द ईयर एंड आफ्टर डिडक्टिंग पीएफडी चाहिए। तो अगर करंट ईयर के हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हो तो उस पर से हम 7360 माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसके करंट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन नहीं है, और ड्यूरिंग देयर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुई होगी। फॉर इंस्टेंस क्रेडिट, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, कस्टमर से रिसीव भी किया होगा, रिकवरेबल डेट भी हो सकता है हुए हो, डिस्काउंट अलाउड, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है। तो ऑब्वियसली करंट ईयर का जो बैलेंस है वो इस 153600 से डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं हो सकता। तो 153600 का क्लोजिंग बैलेंस एज्यूम करना, इट विल ऑल्सो बी अ डिजास्टर। उसके बेसिस पे आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब करंट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने हैं, तो अभी जो बैलेंस सीडी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तो हमने जो करंट ईयर का ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस सीडी है उस पर हमने 4% चार्ज कराया होगा, तो उसी की वजह से 7360 आया होगा। तो x इज इक्वल टू 7360 डिवाइडेड बाई 4%, और 4% को नंबर में चेंज कर ले तो 0.04। तो टी आर का सी डी है 184,000। 7360 को डिवाइड बाई 4% या 0.04 करके निकाला है। लेकिन अब इसी 184,000 में से अब करंट ईयर का प्रोविजन माइनस करेंगे तो उसे अपडेटेड जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे उसे वही चाहिए। 184,000 माइनस 7360, सो दैट विल बी 176640। तो इसका आंसर सी होगा। When preparing a sole trader's financial statement, no adjustment was made for a prepayment at the end of the year. अब एक स्टूडेंट को मैं ये पेपर करवा रहा था तो उसने ये भी पूछा था कि सर ये इनकम का प्रीपेमेंट है या ये एक्सपेंसेस का प्रीपेमेंट है। तो अगर वो बता देता तो बहुत अच्छी बात होती। अब उसने अगर नहीं बताया तो हमें थोड़ा ऑप्शन से जज करने की कोशिश करनी होगी। देखिए उसने करंट एसेट दोनों जगह लिखा है, और इवन जो सी और डी वी है उस पर उसने अदर पेबल्स नहीं। तो अब इसकी चॉइसेस में अगर देखें तो नो मेंशन ऑफ अदर पेबल्स और प्रीपेड इनकम। तो अगर प्रीपेड इनकम या अदर पेबल्स लिखा हुआ होता तो हम ये भी गैस कर सकते थे, सब ऑप्शंस पे दिया हुआ होता कि हो सकता है ये इनकम की प्रीपेमेंट हो। तो इट मीन्स ये एक्सपेंस की प्रीपेमेंट है, और दो ऑप्शंस पे उसने करंट एसेट ही दिया है। तो एक्सपेंस का प्रीपेड ओमिट हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंस ओमिट हुआ है, उसकी वजह से एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्री पेमेंट एक्सपेंसेस का प्रीपेड जब एक्सपेंसेस में से माइनस होता है। तो अगर हमने इसको एडजस्ट किया होता तो एक्सपेंस कम हो जाता, अब नहीं किया तो एक्सपेंस ऑब्वियसली ओवर स्टेट हो गया होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया होगा। और अगर हमने प्रीपेमेंट को ओमिट किया तो उसकी वजह से करंट एसेट भी अंडर स्टेट होंगे, क्योंकि एक्सपेंस पर प्रीपेमेंट इज आवर करंट एसेट। तो करंट एसेट ओवर स्टेट तो नहीं अंडर स्टेट हो रही। करंट एसेट अंडर स्टेट होंगे, कैपिटल अंडर स्टेट होगा। अब ऐसे आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के व्यू पॉइंट से देखें तो एसेट करंट एसेट कम हो रहे तो कैपिटल कम हो जाएगा, और इक्विटी सोल ट्रेडर के इक्विटी सेक्शन के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो कैपिटल और कम होगा, तो इसलिए आंसर बी होगा। ट्रेड पेबल्स यहाँ आपको से कंफ्यूज करने के लिए थे। ऑब्वियसली अगर चले ये इनकम का प्रीपेड होता भी तो उसके लिए वो अदर पेबल्स या प्रीपेड इनकम का वर्ड यूज़ करता, ट्रेड पेबल का वर्ड यूज़ नहीं करता। और सोल ट्रेडर इज नॉट केप्ट फॉर इज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। ये फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग बहुत टेस्ट हो रही है आजकल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग बता के इनफैक्ट वो आपके लिए आसान कर देता है कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए कोई वाइल्ड एजम्पशंस या गैसेस करने की ज़रूरत नहीं है।
व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर? अच्छा, कैश फ्रॉम कस्टमर्स, ट्रेड रिसीवर्स, कैश पेड टू सप्लायर, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस पेड। अब हमें इस तो ट्रेड रिसीबल का बैलेंस दिया, क्रेडिट कैश फ्रॉम कस्टमर्स दिया, उससे सेल्स नहीं बताई है। इसी तरह भी उसने परचेजेस नहीं बताई, तो पहले तो हमें सेल्स परचेजेस निकालनी होंगी। तो अगर हम रफ एक ट्रेड रिसीबल का अकाउंट बना लें, तो अब देखिए ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट ही होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस तो हो नहीं सकता। और जब हम कस्टमर से कैश रिसीव करते हो, बैंक में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो यहाँ डिफरेंस है, वी कैन कैलकुलेट सेल्स। तो 70 + 4, 74,000। एक रफ हम यहाँ ट्रेड पेबल का अकाउंट भी बना लेंगे। तो बैलेंस सी डी एस का, ट्रेड पेबल्स का 2,000। और पेमेंट टू सप्लायर, वो बैंक कैश में क्रेडिट होती है या डेबिट होती है? तो बैंक या कैश जो भी लिख ले। तो 65 + 2, दैट मेक 67,000। अब एक रफ इनकम स्टेटमेंट हमें बना के प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे एब्रीवेशन यूज़ करूंगा। रेवेन्यू 74,000 है और कुछ दिया हुआ नहीं, तो उसका क्रेडिट सेल्स ही होंगी, लेस कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री होगी नहीं, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है। परचेजेस मेरी 67,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज़ 20,000। अदर इनकम्स की बात नहीं कर रहा, तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, एक्सपेंसेस खुद ही दे दिया उसने। तो 27 - 3 विल बी 24,000। आप तो इसे डायरेक्ट प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस करवानी होगी। का मेथड 2 भी है। ऑब्वियसली देखिए परचेज कॉस्ट तो माइनस होगी, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड होगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करती है और प्रॉफिट को बढ़ाती है, और एक्स डायरेक्ट करना एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। वही आपका 24,000 आएगा, आप लोग देखिए। तो इसका आंसर ए होगा। On 1 January, a sole trader's inventory was valued at 4,500. On there was a fire. His sales were, his purchases were. He worked on a markup of 33 1/3. Goods which had cost was saved from the fire. This included some goods which had cost 800, but as a result of the can only be sold for 650. What was the total inventory loss for the business? तो इसके दो तरीके करने के, पहले हम फोकस सारा करेंगे मेथड 1 पे। तो इनकम स्टेटमेंट किया था, उसमें आप रफ वर्किंग कर ले, उससे भी हो जाएगा। अब उसके लिए लेकिन इस मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना होगा। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे 33 1/3 को हम कैलकुलेटर में एंटर करके कैसे चेंज करेंगे। तो अब देखिए जो आप लोग के कैलकुलेटर है ना, अब कैलकुलेटर के एमुलेटर में बेहतर मैं इसको डेमोस्ट्रेट कर सकता था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन का बटन है, उसको अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, तो कैलकुलेटर आपके लिए मिक्स नंबर को एंटर करना पॉसिबल कर देता है। तो उसमें कैलकुलेटर में आप कुछ ये करेंगे, 33 1/3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 33 1/3।
तो अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज का नंबर ले रहे हो तो आपको फिर 100 प्लस मार्कअप करना होता है। अब 33 1/3 को ऑब्वियसली डेसिमल या नंबर में चेंज करना विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और उससे फिर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में। डायरेक्ट 33 1/3 एंटर करें, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, फिर 100 प्लस 33 1/3, फिर जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको अगर कैलकुलेटर में सही से एंटर करें तो आप देखिएगा 33 1/3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 33 1/3, तो इस पे मार्जिन 25% आएगा। और मार्जिन जो मार्कअप से छोटा होता है तो ये वेरीफाई भी हो गया, इट मीन्स हमने मार्जिन सही कैलकुलेट किया। अब हम पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 24,600 पे मार्जिन अप्लाई करते हैं, क्योंकि मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है, तो 24,600 इंटू 0.25, तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 6150। अब 6150 डिफरेंस होगा बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो 24,600 माइनस 6150 होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 18450। 18450 उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरह निकाली होगी। अब जनवरी को उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री 4500 है, और उसमें हमारा से इसमें से 4 मंथ्स की अकाउंटिंग, हम 3.5 मंथ की इंस्टेड अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम इसमें कैलकुलेशंस करेंगे। 4500 है प्लस परचेजेस 16,700 की है, और अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री के में एडजस्टेड वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो दी भी है आफ्टर फायर, लेकिन उसमें से कुछ कुछ डैमेज हो चुके हैं और उनकी अब सेलिंग प्राइस जो है वो लोअर है कॉस्ट से। तो इसकी डैमेज इन्वेंट्री की कॉस्ट है 800 की, एनआरवी है जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, वो इन्वेंट्री की वो एनआरवी होती है। अब एनआरवी लोअर है तो हम एनआरवी को चूज़ करेंगे, और दिस इंक्लूडेड सम गुड्स विच एट कॉस्ट, तो इसका ना गुड्स इन्वेंट्री में कॉस्ट में इंक्लूडेड है 1485 में। तो हमें इन्वेंट्री की अगर हम 800 माइनस 650 करें तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू 150 से डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टेड वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली 1485 में से हम डिक्रीज माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री की एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो दिस विल बी 1335। इसका एक और तरीका भी है, 1485 में से उसकी कॉस्ट माइनस कर दें और उसकी एनआरवी ऐड करा दें, तो 1485 माइनस 800 प्लस 650, तो भी आपका आंसर 1335 आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसने 1335 रखी होगी, और इन्वेंट्री लॉस मुझे पता नहीं है, तो अब 18450 में से 4500 माइनस हो जाएगा, 16,700 माइनस हो जाएगा, 1335 ऐड हो जाएगा, और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है भी है। तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव में ही आंसर आएगा 1845 क्योंकि माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो उसको ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाना इज नॉट वर्थ इट। 18450 माइनस 4500 माइनस 16,700 प्लस 1335, तो हमारा इन्वेंट्री लॉस आया आफ्टर द एडजस्टमेंट्स 1415, तो हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। अब जो इस अप्रोच के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन एस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स स्किप कर रहे होते हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट सिंगल एंट्री में इन्वेंट्री लॉस निकालना लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनकम स्टेटमेंट वर्किंग। तो मेजॉरिटी यही यूज़ करेगी अप्रोच।
तो जो इसके साथ कंफर्टेबल है वो उसको नोट डाउन करना चाहे तो कर ले। इसको मैं एक और अप्रोच से भी करके दिखाऊंगा जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर की अप्रोच है। तो सेकंड अप्रोच से वो कर सकते हैं। देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर स्टडी किया या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर का आइडिया है, तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उस अप्रोच को प्रेफर करें, तो मैं भी उससे भी करके दिखाता हूँ ये एमसीक्यू आप लोगों को। अब दूसरा उसकी अप्रोच है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। उसमें देखें इसको मैंने इरेज नहीं किया क्योंकि ये एडजस्टमेंट वहाँ भी रिक्वायर्ड थी। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी हमें एडजस्टेड वैल्यू रिक्वायर्ड थी। तो अब इसमें होता क्या है, अब हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया होगा, 4500 की इन्वेंट्री है। फिर हमने अप्रैल 2014 तक कोई परचेजेस की, तो परचेजेस देखे इन्वेंट्री को इंक्रीज करती है तो वो ऐड होंगी। मेरे सेल्स ने हमारी इन्वेंट्री को डिक्रीज किया होगा तो वो माइनस होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सेल्स जो है सेलिंग प्राइस पे की होगी तो ये रेवेन्यू गिवन है, तो हमें इन गुड्स की कॉस्ट निकालनी होगी क्योंकि इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कॉस्ट बेसिस पे होती है। तो हमें यहाँ इन्वेंट्री के सेक्शन में जो गुड्स सेल की उसकी कॉस्ट माइनस करनी होगी। तो ये इजीली हो जाएगा। तो इसके लिए हम वो क्लासिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि ये तो हमें करना नहीं, थोड़ा सा उसकी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें देखिए अगर आप 33 1/3 को नंबर में चेंज करते हो तो आप ये कॉस्ट 1x रख सकते हैं, x प्लस वो कर सकते हैं। यानी 33 1/3 का नंबर इंटू एक्स रख ले आप जो है। लेकिन मसला क्या है कि 33 1/3% को अगर आप नंबर में चेंज करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इसमें हमें कॉस्ट 100% होती है, ऑब्वियसली उस पर हमें मार्कअप ऐड होता है तो सेलिंग प्राइस आती है। क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 100% होती है, या ओल्ड वैल्यू जो है वो 100% होती है। लेकिन अब इसमें ये कि क्योंकि हम परसेंटेजेस ले रहे हैं तो आपको 100% के साथ भी परसेंट लगाना है, 33 1/3 के साथ भी परसेंट लगाना है, और फिर उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से तो 100% लगाना है यहाँ। तो 100% प्लस ब्रैकेट ओपन करें 33 1/3% इंटू 100%। अब एक्स इसलिए कैलकुलेटर में तो आप एक्स को मेंशन नहीं कर सकते, वो आपको खुद अपने बाद माइंड में रखनी है। तो अब उसको आप सही से सॉल्व कर लेंगे तो आपका 4/3 एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 24,600। और एक्स कैलकुलेट करना है तो 24,600 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। तो उन्होंने गुड सेल किया, उनकी कॉस्ट सेल्स आ गई, एक तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपका 18450। तो जो गुड्स हमने सेल किए वो इन्वेंट्री को डिक्रीज करते हैं तो इसीलिए उनकी कॉस्ट माइनस होगी। तो हमने ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट की होगी तो फिर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट और
और जो इन्वेंट्री लॉस है उसको हमने एक्स रखा होगा, ऑब्वियसली उससे हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई होगी, तो फिर हमारा ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टेड बैलेंस है ये आंसर आया होगा 1335। अब इसमें अगर हम बैकवर्ड चले तो 1335 प्लस 18450 माइनस 16700 माइनस 4500, तो हमारा इससे इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा। तो 1335 प्लस 18450 माइनस 16700 माइनस 4500, तो हमारा नेगेटिव 1415 आ रहा है, जो कि हमारा मेथड वन से भी आया था। तो आप कोई सी भी अप्रोच यूज़ करें आपका आंसर सेम आएगा अगर आप उसको सही से यूज़ करें तो अगर आप इन्वेंट्री लॉस वाली अप्रोच के साथ कंफर्टेबल है तो आप ये यूज़ करें, वरना आप सिंगल एंट्री वाली अप्रोच के साथ कंफर्टेबल है जिसमें रफ इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग करके हम इन्वेंट्री लॉस निकालते तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। 14 और 15 करना नहीं क्योंकि चेंजेस के MCQs हैं ये। Jane and partnership sharing profit and losses in the ratio 7:3. Their fixed capital accounts have balances of this. Interest is allowed on these at the rate of 10% per year. Jay is paid a salary. Profit for the year was. What was each partner's total share of profit for the year? Jay और के दोनों के निकाल दें। तो इस पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि जो रेसिडुअल प्रॉफिट का शेयर है उसका शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट आंसर कर देते हैं, और बाज़ वो ऑप्शन में रेसिडुअल प्रॉफिट के शेयर भी दे देता है। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जब भी वो कहे तो अब पार्टनर को जो जो भी आउट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही पार्टनर्स रिसीव कर रहे होते हैं, और सैलरी भी पार्टनर आउट ऑफ प्रॉफिट रिसीव कर रहे होते हैं। आपको सब चीज़ों को ऐड करके निकालना है। तो ऑब्वियसली पहले उसमें हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रफ वर्किंग करेंगे। अब इसमें इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ताकि हम ये इन दोनों के टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सके, जे और के। मैं एक का इस एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 40,000 है तो 40,000 का 10% ऑब्वियसली 4,000 होगा, और दूसरे का 60,000 है तो ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 होगा, तो इनका टोटल जो है वो 10,000 हो गया। इसी तरह लेस जे सैलरी, जे की सैलरी है 40,000 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इसने कोई बात की नहीं तो वी डोंट नीड टू इंटरेस्ट। अब इससे आ जाता है रेसिडुअल प्रॉफिट। तो ये आ गया 150,000, और इसको हमें सही टोटल शेयर ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट भी नहीं। तो ये जो हम आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं फॉर रेसिडुअल, ये रेसिडुअल प्रॉफिट में हम रेसिडुअल प्रॉफिट से हम शेयर निकाल रहे होते हैं। तो ये लोग इसको टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट समझ लेते हैं। पार्टनर को आउट ऑफ प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिल रही वो भी उनके टोटल प्रॉफिट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। तो मैं एक का इस एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे के का इसका 150,000। अब ये उसने रेशियो दिया हुआ, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो उसका ना टोटल में से 7 हिस्से इसके जे के और 3 हिस्से के हैं। तो ऑब्वियसली इसके के आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स 10 है। फ्रैक्शन पार्ट अमॉन टोटल में होता है। तो दिस विल बी 45,000, और जे के पार्ट ज़्यादा है तो उसका 105,000 होगा। अब जे और के हम वर्किंग कर लेते हैं। देखिए पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को ही ले ले। एक का 105 है, एक का 45,000 है। दूसरा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक को 4 मिल रहा है, एक को 6 मिल रहा है, और सैलरी सिर्फ जे को मिल रही है, के को नहीं मिल रही। अब जो जो हमें प्रॉफिट से रिसीव किया उसको ऐड कर दे तो हर दोनों पार्टनर्स के दोनों टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएंगे 105 प्लस 4 प्लस 40। तो दैट इज 51। तो 149,000 51,000 का आंसर सी होगा। रिटायरमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
Rough financial statements for a company showed retained earnings of 170 at the year end. The following information was then discovered. Irrecoverable debt should have been written off. Ordinary share dividend paid but not recorded. Paid है तो adjust होगा. Closing inventory was undervalued by. What was the correct balance of retained earnings at the year end? अब इनकी इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स पे करेक्शन इसलिए होगी क्योंकि देखिए जो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है वो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट या ऐड होता है तो अब अगर हमने ये ओमिशंस किए थे तो इसकी वजह से प्रॉफिट फॉर द ईयर सही नहीं होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर सही नहीं होगा तो रिटेन अर्निंग भी सही नहीं होगा लेकिन अब उसने प्रॉफिट तो हमें दिया नहीं तो अगर हम तो हम डायरेक्टली हमें रिटेन अर्निंग्स में ही करेक्शन करनी होगी क्योंकि रिटेन अर्निंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही क्रिएट होती है तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि दोनों उसको डिक्रीज करेंगे ये दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अक्सर तो स्टूडेंट्स में वो मिस्टेक करते हैं अब क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड थी तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होने पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगा तो इसको हम कर लेते हैं 170,000 जैसे 25,000 माइनस होंगे 30,000 बीस में से माइनस होगा और 15,000 ऐड होगा तो ये आ गया 130,000 तो इसका आंसर सी होगा A company provided the following information. Ordinary shares of $1 each, retained earnings. The following actions took place during the year ended 31st December. एक्शंस ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्शन मूवी के स्टंट्स हो रहे हैं उस पर वो वन बाय वन मेंशन किए हुए लेकिन ये अकाउंटिंग के एक्शंस है एक्शन मूवी के एक्शंस नहीं है A bonus issue, right issue, transfer, dividend 11250. The profit for the year, what was the total shareholders equity at 31st December? तो कंपनी में ये देख लिया करे कि वो पूछ क्या रहा है क्योंकि बाज़ का तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन होती है तो जो कैलकुलेशन पूछी है उसी पे फोकस करें उसके हिसाब से अपनी वर्किंग्स को लेके चले तो इसके दो प्रोसेस हैं मैं आपको पहले मेथड वन करके दिखाऊंगा जो कि डायरेक्ट है पहले टोटल इक्विटी की वैल्यू निकाल ले तो अगर कॉमन सेंस हम 100 और 95 को ऐड करें तो 195,000 हो जाएगा तो हम टोटल इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे उसमें हम चेंजेस प्लस माइनस करते जाएंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस टोटल इक्विटी का आ जाएगा तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बोनस इशू पे अब बोनस इशू की वजह से क्या होता है ऑर्डनरी शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है लेकिन ऑन द अदर हैंड 1 और 2 रिजर्व्स उस वैल्यू से डिक्रीज हो रहे होंगे तो आपके इक्विटी का ऑर्डनरी शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है लेकिन आपके रिजर्व्स एक या दो डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल इक्विटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता तो बोनस इशू को आप स्ट्रेट अवे इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा राइट्स इशू 550,000 शेयर्स ऑफ 1.25 ईच तो पार प्लस प्रीमियम से जो इशू वैल्यू है उससे कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी अब इसमें से जो पार वैल्यू उससे ओएससी बढ़ेगा जो उसमें प्रीमियम है उससे कंपनी का प्रीमियम बढ़ा होगा तो हम टोटल वैल्यू ले लेंगे तो ऑर्डनरी शेयर अगर प्रीमियम पे इशू हुए तो उसकी वजह से कंपनी की टोटल इक्विटी 62,500 से इंक्रीज होगी अच्छा अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का भी ये मसला होता है कि जनरल रिजर्व तो बढ़ेगा लेकिन ऑन द अदर हैंड रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रहा होगा तो जनरल रिजर्व तो इंक्रीज हो रहा है 25,000 से लेकिन रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रहा है तो टोटल इक्विटी में इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा और फिर लास्ट में आप डिविडेंड ले लें 11250 इसमें से चला के ये प्रॉफिट फॉर द ईयर अलग से लिखा है तो जल्दबाजी में रिस्क है कि आप प्रॉफिट फॉर द ईयर को मिस कर दे तो वो नहीं कीजिएगा 68,500 दिस इंक्रीजेज द टोटल इक्विटी तो ये ऐड होगा तो आप चेंजेस प्लस माइनस कर दे 195,000 प्लस 60 माइनस 11250 प्लस 68,500
तो 195,000 प्लस 6500 माइनस 11250 प्लस 68,500, so that will lead to 314750. अब इसको मैं मेथड 2 से भी करके दिखाता हूँ, लेकिन उस पर फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप मेथड 1 से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली हर स्टूडेंट सेम मेथड यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मेथड 2 भी मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या करेंगे। तो उस पर सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100,000 से स्टार्ट हो रहा है, पार वैल्यू 1 है तो वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब हमने बोनस इशू किया 142, तो बोनस इशू के लिए सिंपली जो 100,000 है, इसका देखिए इजी वे आउट क्या होता है, 142 उसने कहा है ना, तो जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स है उस पर जो 1 जैसे लिखा है 1 को न्यूमरेटर मिले, तो उसे 2 को बाद में लिखा उसको डिनोमिनेटर मिले, तो उससे बोनस इशू के शेयर्स आ जाएंगे। तो दैट विल बी 50,000। इसके बाद कंपनी ने राइट्स इशू के शेयर इशू किए, तो वो भी 50,000 है, क्योंकि अगर आप 50,000 को, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में शेयर्स की पार वैल्यू ऐड होती है, तो पार वैल्यू 1 है तो 50,000 ही ऐड होगा, तो 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो गया 200,000। इसी तरह मैं शेयर प्रीमियम का भी निकाल लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस तो देखिए उसका नहीं था। अब राइट्स इशू में जो 50,000 के शेयर्स हैं, अगर हम प्रीमियम प्रीमियम जो है वो अबव पार वैल्यू, कंपनी अबव पार एक शेयर कितने पे इशू है वो प्रीमियम शो करता है। तो अगर इशू वैल्यू 1.25 है, पार वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स प्रीमियम 0.25 का है, तो दिस विल बी 12,500। तो शेयर प्रीमियम का यही बैलेंस हो जाएगा, और तो कोई ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड हो नहीं रही है। अब रिटेन अर्निंग की सबसे ज़्यादा वर्किंग्स होगी, तो पहले आपका 95,000 स्टार्टिंग बैलेंस है। अब जब हमने बोनस इशू किया था, देखिए राइट्स इशू से बाद में शेयर प्रीमियम में बैलेंस आया, उससे पहले शेयर प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं था, तो इट मीन्स कंपनी ने सारा बोनस इशू रिटेन अर्निंग से ही करवाना पड़ेगा। तो ये 50,000 पे बोनस इशू के, बोनस इशू के माइनस होंगे, राइट्स इशू से रिटेन अर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व से डिक्रीज होगा रिटेन अर्निंग, डिविडेंड से भी रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर से लेकिन रिटेन अर्निंग इंक्रीज होता है, क्योंकि वो ऐड होता है उसमें। तो इससे हमारा रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आ जाएगा 95 माइनस 95,000 माइनस 25,000 10 माइनस 68,000, तो ये हो गया 77,250। और जनरल रिजर्व का बैलेंस जितना उस पर ट्रांसफर करे, ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, तो 25,000 ही इसका बैलेंस सीडीपी हो जाएगा। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस जनरल रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम, तो उसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 200,000, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस है 77,250, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, और शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस है 12,500। अब इनको ऐड करके यही मेथड 1 वाला आंसर आना चाहिए, 200,000 प्लस 77,250 प्लस 25,000 प्लस 12,500। तो इससे भी देखिए आपका मेथड 2 से भी 314,750 आ रहा है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन पेपर में इन द एंड ये मैटर करता है, और ये एमसीक्यू वैसे भी थोड़ा लेंथी है। तो जिस अप्रोच से आप कंफर्टेबल है आप वो यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप कर लें, लेकिन उस पर ध्यान रखना होगा कि जिन ट्रांजेक्शन्स का टोटल इक्विटी पे नो इफेक्ट होता है तो आपको उन्हें इग्नोर करना है। मेथड 2 में आप हर चीज़ को ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे, हर इक्विटी के अकाउंट का क्लोजिंग कंपोनेंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, उन सबको आपस में ऐड कर दें, आपको टोटल इक्विटी ईयर एंड की आ जाएगी।
A business buy goods for resale purchases by check rather than buying on credit. What effect this will have current ratio credit ratio? अगर हम परचेजेस करें और हम चेक से पे करें इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट, तो इसके मेन इफेक्ट्स ये होंगे, परचेज करेंगे और गुड्स फॉर पे तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, और अगर हम चेक से पे करें तो बैंक डिक्रीज होगा। तो एक करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा करंट एसेट ऑन द कॉन्ट्री डिक्रीज हो रहा है। तो सेम वैल्यू से एक एसेट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है और एक दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो करंट रेशियो पे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो करंट रेशियो में नो चेंज होगा। बट एसेट टेस्ट रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अब देखिए उस पर तो इन्वेंट्री आती ही नहीं है, वो इन्वेंट्री को अकाउंट फॉर ही नहीं करता एसेट टेस्ट रेशियो, वो बाकी करंट एसेट्स को करता है। तो दिस इज फॉर करंट रेशियो। एसेट टेस्ट पे सिंपली ये होगा कि सिर्फ बैंक बैलेंस का डिक्रीज से ही अफेक्ट आएगा, तो एसेट टेस्ट रेशियो तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर सी होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, व्हाट इज द नॉन करंट एसेट टर्नओवर इन टाइम्स? तो एनसीए टर्नओवर निकालना है, तो इसका सिंपली रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ एनसीए होता है। तो रेवेन्यू के लिए देखिए उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो रेवेन्यू तो एज इट इज आ जाएगा। अब नॉन करंट एसेट के लिए उसने कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे इसकी नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो सिंपली 400,000 माइनस 280,000 कर दे। तो अब रेवेन्यू है मेरा 980,000 और मेरी नेट बुक वैल्यू एसेट्स की है 120,000। 980 डिवाइड बाई 120, तो उससे 8.17 टाइम्स आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो a cost accounting is calculating the budgeted production overheads for a company which makes and sells a single product. Which row will give the correct total of production overheads? तो उसने देखिए ओवरहेड्स के बारे में पूछा है, तो ओवरहेड्स फिक्स्ड होते हैं, तो जो भी इस पे डायरेक्ट के वेरिएबल कॉस्ट हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर और असेंबली वर्कर्स ये वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ये क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ चेंज होती हैं। सी में भी उसने वेजेस ऑफ असेंबली वर्कर चूज़ किया हुआ है, सी में उसने काफ़ी सारी चीज़ों को चूज़ किया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अगर कुछ ना भी आता हो तो जिस ऑप्शन में उसने डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट पे टिक लगाए हुए हैं उसको आप कैंसिल कर देंगे। अब डी में देखिए सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री मेंटेनेंस वर्कर्स की वेजेस और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री क्लीनिंग मटेरियल्स, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज दीज कॉस्ट आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली चेंज और वेरी विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर डी होगा। वर्कर्स आर पेड अ बेसिक रेट ऑफ 10 per hour. Overtime is paid at a time and a half. Bonus is paid at a rate of 10% of basic pay if production exceeded target. The following is available for the month. टोटल फैक्ट्री लेबर कॉस्ट निकालनी, टोटल आवर्स वर्क, आवर्स एट बेसिक रेट, मतलब 500 आवर्स ओवर टाइप के। अब प्रोडक्शन को हमने एक्चुअली एक्सीड किया टारगेटेड से, तो ऑब्वियसली बोनस भी होगा। व्हाट इज द टोटल फैक्ट्री लेबर कॉस्ट? अब इस पे देखिए बेसिक तो ईजी है, अब 10 को 1000 से करा दें। अच्छा ओवर टाइम का इसने रेट है, अब रिसेंट पेपर पे वैसे वो बता देता है कि इस टाइम एंड हाफ का मतलब क्या है, तो ओवर टाइम में आवरली रेट तो मिलेगा, उसके अलावा जो आपका बेसिक वेज रेट है उसका हाफ भी फर्दर मिलेगा, तो दिस मीन्स एक्चुअली 10 + 5 टाइम, यानी जो पर आवर रेट है उसका और उसी पर आवर रेट का हाफ, तो 10 + 5 एक तरह से ओवर टाइम प्रीमियम है एंड हाफ, तो 10 + 5 15 हो जाएगा। ओवर टाइम है 15 और 500 आवर्स है। अब इस पे मेन इशू आएगा बोनस का, तो नॉर्मली यही होता है कि बोनस जो है वो यूनिट्स पे लगता है, तो चले हम वो करके देखते हैं। तो एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो उसमें
15,000 माइनस 15,000 माइनस 12,500 करें तो ये हो जाएगा 2500। 2500 यूनिट्स एक्स्ट्रा है। और ये जो बोनसेस है नॉर्मली इन यूनिट्स पे लगते हैं, तो चले करा के देखते 2500 को। और बेसिक पे का 10% यानी 10 का अगर मैं 10% निकाल लूँ तो दैट विल बी वन ओनली। तो 2500 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंटू 10,000 करें 10,000 हो जाएगा। 15 इंटू 500 करें 7,500 हो जाएगा। और 2500 देखते इससे आंसर क्या आता है। 10,000 प्लस 7,500 प्लस 2500 20,000। अब प्रॉब्लम है 20,000 तो आंसर में ही नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने थोड़ी सी क्लियरली बताई कि बोनस पे देना है या उस पर बोनस यूनिट्स पे ही, क्योंकि यूजुअली इस तरह का बोनस यूनिट्स पे ही दिया जाता है। अब आपका आंसर नहीं आ रहा, जो यूजुअली हम करते हैं उससे नहीं आ रहा, उससे आ जाता है। और यूजुअली वही आंसर सही भी होता है। तो आपको थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना चाहिए। अब देखिए उसने बेसिक 10% ऑफ बेसिक पे का है, 10% ऑफ बेसिक रेट नहीं का है। तो बेसिक पे तो ऑब्वियसली आपकी ये जो टोटल पे ये होगी। तो, तो आपकी जो बेसिक पे है उसका एक्चुअली ये 10% निकालना है यहाँ, क्योंकि उसने बेसिक रेट नहीं ऑफ बेसिक पे का है। तो बेसिक आवर्स की जो पे है उसका 10% सिर्फ बोनस होगा सिंपली, विच इज़ 1,000। इसका मतलब कि आप बोनस जो है वो बेसिक पे का जो 10% है वो दे रहे। अगर टारगेट एक्सीड करते हैं, यूनिट्स पे बोनस नहीं, जबकि होना तो यूनिट्स पे चाहिए। अब करेक्शन ये होगी 10,000 पे आप 7,500 ऐड करें और उस पर फिर ये 1,000 बोनस ऐड करें, आपका 18,500 आ जाएगा। इन तीनों को अगर ऐड करें तो उसका आंसर बी होगा। तो थोड़ा सा ये अनफेयर एमसीक्यू है, थोड़ा सा क्लैरिटी इसने एग्जामिनर ने इतनी दी नहीं है। लेकिन आप नॉर्मली जिस अप्रोच से करेंगे उससे नहीं आंसर आएगा, तो फिर आप अपनी थोड़ी अप्रोच को चेंज करके देखें, इसमें तो हो सकता है उससे आंसर आ जाए। और वैसे पेपर में अगर आप गलत करते हो तो इस टाइप का एमसीक्यू तो थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। वायर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली देखिए 2 तो होगा ही होगा, सो दैट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स कैन बी कैलकुलेटेड एंड अप्लाइड। तो रीअपॉर्चनिंग से आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट में सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है, और यहाँ सर्विस नॉन प्रोडक्शन नहीं है। इसमें जो एक सर्विस डिपार्टमेंट एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो एक तरह से प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्टली। तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट पे प्रोडक्शन में रीअपॉर्शन करवा दी जाती है। तो उससे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होंगे, फिर उसके बेस पे सेलिंग प्राइस निकाली जाएगी। तो जिसमें 2 नहीं है वो सबको काट दे। अब 1 and 2 and 2 3। अब इसका आसान तरीका ये, अगर वन आपको इतना नहीं भी समझ आ रहा तो देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ब्रेक इवन से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन इज डन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। और यहाँ ये जो सर्विस की री ट्रांसफरिंग टू प्रोडक्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन में होता है। और ऑब्वियसली हम एब्जॉर्प्शन में यही कोशिश करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, टोटल कॉस्ट से हम सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। कंपनीज प्रॉफिट इतनी इन्वेंट्री, इस पर सिंपली रिकन्सिलेशन करनी है, तो मार्जिनल से स्टार्ट करेंगे। अब इस पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो डिफरेंस है वो ऐड होता है। और मार्जिनल में अब्जॉर्प्शन में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा होता है वो बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट होता है। क्योंकि हम मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट लेते नहीं, एब्जॉर्प्शन में हम लेते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट डिफरेंस को एडजस्ट करेंगे। तो 30 को अगर हम 3,000 से करा दें तो दिस विल बी 90,000। ये ऐड होगा क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जब वैल्यू ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन में, तो वो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। ओपनिंग इन्वेंट्री जब एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को डिक्रीज करती है, तो हम 13 to 2,000 को माइनस करेंगे। तो 60,000 माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी 130,000। और एक और चीज़ देख सकते हैं कि जब भी देखे क्लोजिंग इन्वेंट्री एक तो ज़्यादा भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भी होगी और यहाँ ज़्यादा भी है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर वैल्यू
जिससे एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट एब्जॉर्ब एक्सीड करेगा मार्जिनल को। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ओपनिंग से ज़्यादा भी है, तो इस केस में हमेशा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से ज़्यादा होगा, तो आप तो इस तरह भी चेक कर सकते थे। और उसने एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से कम वाले भी आंसर दिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब बिजनेस रिव्यू मार्जिनल द प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल टू एब्जॉर्प्शन। तो नॉर्मली तो एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट ज़्यादा आता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट तब लोगों का अगर लो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। नो क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है 2 में ये होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री या तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है, या 3 ओपनिंग इन्वेंट्री है बट नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमें कोई ऑप्शन ढूंढे जिसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो। ऑल यूनिट्स फॉर प्रोड्यूस इन द पीरियड वर सोल्ड। तो ए में प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स है, तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स होता है तो प्रॉफिट इक्वल आते हैं। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट सेम आते हैं, तो ए तो नहीं हो सकता। यूनिट सोल्ड व ग्रेटर दैन यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब ये तभी पॉसिबल है जब ओपनिंग इन्वेंट्री हो। तो ये हो सकता है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन में कंसिडर करेंगे। यूनिट सोल्ड वर फ्यूवर देन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो पे प्रोडक्शन सेल से ज़्यादा है, और प्रोडक्शन जब सेल से ज़्यादा होती है तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री अराइज हो जाती है। इस केस में प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होना चाहिए था, तो सी भी नहीं होगा। देयर वर नो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो फिर तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो ये नहीं कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट है लेकिन रिड्यूस हो गया। तो बी इज़ द आइडियल आंसर, क्योंकि बी में ही ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को कम कर देगी। और यूनिट सोल्व ग्रेटर देन यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इसका ना कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं होगी। A company wants to sell 50,000 units and achieve a profit of 600,000. It has variable cost of 60 per unit and total fixed overheads. What is the selling price per unit if it needs to charge to achieve the required profit? और तो उसमें हम टारगेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे यूजुअली यूनिट्स निकालने होते हैं, यहाँ में सेलिंग प्राइस निकालनी है, और यहाँ में यूनिट्स इनफैक्ट उसने दिए हुए। इफ़ वी वांट टू अर्न 600,000 प्रॉफिट, वी नीड टू सेल 50,000 यूनिट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है कि फिक्स कॉस्ट है 400,000, टारगेटेड प्रॉफिट है 600,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो सेलिंग प्राइस तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उसने वेरिएबल कॉस्ट 60 पर यूनिट दी हुई है। और इसके बाद हमारा आंसर ऑब्वियसली 50,000 आएगा। तो हमें ऐसी सेलिंग प्राइस निकालनी जिसमें हम 50,000 यूनिट सेल करें और उसकी वजह से हमें 600,000 का प्रॉफिट हो। तो ऑब्वियसली इसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 400 प्लस 6,000 ये 1 मिलियन हो जाएगा, इक्वल टू 50,000 एक्स माइनस 60 से होगा। तो उस पर मैथ्स का एरर नहीं करना, देखिए अब एक्स माइनस 60 से 50,000 मल्टीप्लाई होगा, तो वो एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 60 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 50,000 एक्स हो जाएगा, 50,000 को 60 से कराएं, सो दैट विल बी 3 मिलियन। अब ये 1 मिलियन और 3 मिलियन ऐड हो जाएंगे, तो 1 मिलियन प्लस 3 मिलियन इज इक्वल टू 50,000, ये हो जाएगा 4 मिलियन।
और एक्स निकालना तो ये डिवाइड बाई 50,000 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर तो एस पी जो है वो 80 होगी, तो इसका आंसर डी होगा। The following information is available for a month: sales revenue, total cost, variable overheads included in total cost. When calculating the CS ratio, the group figure treated the variable overheads as fixed by mistake. What was the effect of this on the CS ratio? अब देखिए, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स एंटायर टोटल कॉस्ट नहीं होगा, एंटायर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, इसे वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है, कोई वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अब यूजुअली हमें टोटल कॉस्ट को अगर फिक्स्ड और वेरिएबल में सेपरेट करना हो तो उसके लिए हाई लो मेथड होता है, लेकिन उसके लिए दो आउटपुट लेवल होने चाहिए, तो कोई दोनों आउटपुट लेवल दिए हुए ही नहीं है, बल्कि करंट आउटपुट लेवल ही इसमें गिवन नहीं है। और ना दो लेवल्स की टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, हमें सिर्फ एक करंट आउटपुट लेवल ही की टोटल कॉस्ट गिवन है। तो उसमें हाई लो मेथड से देखिए आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की सेपरेशन नहीं हो सकती। अगर इस पर हाई लो मेथड यूज़ करने का डेटा देता तो ये एमसीक्यू बड़ा आसानी से हो जाता कि वेरिएबल ओवरहेड को अगर हम सी एस रेशो की कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में लें तो उसका सी एस रेशो क्या होगा। वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर करके अगर हम सी एस रेशो निकालें तो सी एस रेशो कितना होगा, और फिर उन दोनों के डिफरेंस से हम बता देते व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सी एस रेशियो। इवन सी एस रेशो निकालने के लिए भी इस पर सफिशिएंट डेटा नहीं है। तो पहले एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर किया था तो ओवर कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वीसी। अगर हमने एक वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर किया तो कंट्रीब्यूशन ओवर स्टेट हो जाएगी। और सी एस रेशियो सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो अब अगर न्यूमरेटर ओवर स्टेट होगा तो सी एस रेशियो भी ओवर स्टेट होगा। तो सिर्फ यही पूछ लेता तो बड़ा आसान होता, लेकिन उसने पूछा है कि इसका कितने परसेंट से इफेक्ट आएगा। तो इनफैक्ट जो आप में से मैथ्स जिनकी बहुत अच्छी है उनके लिए बहुत ईजी है एमसीक्यू, तो इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ करके, इससे पहले कि हम इस एमसीक्यू पे बात करें, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता बहुत मैथ्स। तो ये मैंने खुद से पहले एजम्पन्स किए कि सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, वेरिएबल ओवरहेड 10 है। तो पहले हम करेक्ट सी एस रेशो निकालते हैं। तो 100 में से 50 माइनस 10 करूँ तो 100 में से 50 60, 100 में से 50 50, और 50 में से 10 40 बचा। तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। और फिर हम एक गलत वाला सी एस रेशो भी निकालेंगे। तो सपोज करें हमने वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर कर दिया था, 100 माइनस 50 करें, तो अब कंट्रीब्यूशन 50 है, 50 अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 50%। और यहाँ मैं एक और चीज़ भी आपको करके दिखाता हूँ कि ये भी देख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है। तो ये सिर्फ 10% है। तो आपने देखे न्यूमरेटर में कोई ऐसी चीज़ ओमिट की है जो कि उस डिनोमिनेटर का 10% है। तो आप देखिए सी एस रेशियो 10 पर उसी, तो आपने अगर उस वैल्यू को ओमिट किए जो डिनोमिनेटर का एक स्पेसिफिक परसेंट है, तो उतने ही परसेंट से आप देखिए सी एस रेशियो ओवर स्टेट हो गया। तो अब हम इस नॉलेज को करंट उसमें अप्लाई करेंगे। हम ये निकाल लेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है।
तो ये 16.25। तो अगर हमने सी एस रेशियो की कैलकुलेशन में एक न्यूमरेटर में एक ऐसी चीज़ को ओमिट किया है जो कि डिनोमिनेटर का 16.25% है, तो आपका सी एस रेशियो जिस चीज़ को ओमिट किया है उसी की परसेंटेज से उसी ओवर स्टेट हो जाएगा। तो 16.2, तो उस पर देखिए टू लो वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि सी एस रेशियो इस गलती की वजह से ओवर स्टेट होगा, तो 16.25% टू हाई होगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट एमसीक्यू है, लेकिन अंदर जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो तो फ़ौरन समझ जाएंगे कि इसका क्या सीन है। वरना ऑब्वियसली ऐसा एमसीक्यू थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इन वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि हर एमसीक्यू का आप लोग को कॉन्सेप्ट एज मच क्लियर एज पॉसिबल हो, ताकि आप लोग एज हाई एज पॉसिबल स्कोर कर सके अपने एएस के एमसीक्यू पेपर में। The following a business had the following results in April and May. Units produced and sold, total revenue, total. The selling price per unit and total fixed cost remain constant. तो total fixed cost यूजुअली सेम ही रहती है हर आउटपुट लेवल पे, और यूजुअली मार्जिनल में वेरिएबल कॉस्ट भी हर आउटपुट लेवल पे सेम रहती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप उसका क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट वाज द चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इट मीन्स जो अप्रैल और मई है दोनों मंथ्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है। तो पहले हम अप्रैल के डेटा को थोड़ा अपने बेनिफिट में यूज़ करेंगे, फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी नहीं है। तो अप्रैल में उसने टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की होगी तो उसका प्रॉफिट आया होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 22,000 है, उसमें से मुझे फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, और प्रॉफिट 8,000 है। तो 22,000 माइनस 8,000 करूँ तो मेरी अप्रैल की फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी। और वो कह रहे हैं कि फ़िक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो उसका ना मई में भी वही फ़िक्स कॉस्ट होगी, तो 22 माइनस 8, सो दैट मेक्स 14,000। और सेलिंग प्राइस निकाल लेते तो सिंपली 50,000 डिवाइड बाई 1000 कर दें, तो यही आपकी मई में भी सेलिंग प्राइस रहेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 हो जाएगी। और अप्रैल की बेहतर है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लें, क्योंकि वो आपको इसका आंसर दे, क्योंकि चेंज बताने तो करंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हमारे पास होनी चाहिए, अगर हमें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दी हुई उसने। तो अब अप्रैल में रेवेन्यू माइनस वीसी किया होगा तो कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। तो रेवेन्यू 50,000 है, वीसी मुझे पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन 22,000 है। तो अब अगर 50 में से मैं 22,000 काट दूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 50 माइनस 22, सो दिस इज़ 28,000। तो अप्रैल की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी तो 28,000 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, तो दिस विल बी 28 पर यूनिट। अब वो कह रहे हैं कि अब अप्रैल की हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, मई की सॉरी। अब मई का रेवेन्यू है, सेलिंग प्राइस 50 है, 50 को करा दे 1200 से, आपका मई का रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। 600,000, 60,000 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो हम कंट्रीब्यूशन भी नहीं निकाल सकते, और कंट्रीब्यूशन में भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वगैरह फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो इट मीन्स जो अप्रैल की फिक्स कॉस्ट है वही मई की भी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, और उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब अगर मैं बैकवर्ड्स कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो नॉर्मली प्रॉफिट आ जाता है। तो अब अगर बैकवर्ड चल के प्रॉफिट में मैं फिक्स कॉस्ट ऐड करा दूँ तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 10,500 में अगर मैं 14,000 ऐड करूँ, तो दिस विल बी 24,500। और ओरिजिनली कंट्रीब्यूशन आया होगा सेलिंग प्राइस में रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। तो अब इन दोनों के डिफरेंस से मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, तो 35,500।
और 60 में से अगर मैं 35,500 करूँ तो मेरा 24,500 का ही कंट्रीब्यूशन बनेगा। अब मे का पीसी पर यूनिट निकाल लेते। तो अगर मैं 35,500 को डिवाइड कर दूँ 1200 से तो मे की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 35,500 डिवाइडेड बाय 1200। तो दिस इज 29.58 और 355/12। अब ये जो आंसर आ रहा है इसमें से आप पुरानी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें 28 का। तो 29.58 माइनस 28। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 1.58 से। तो इसका आंसर डी होगा। बजट हमें करना नहीं क्योंकि अभी थ्योरी हैज़ बीन मूव टू A2। और पहले भी A2 में थी, अब ये सब A2 में ही टेस्ट होगी विद कैलकुलेशंस ऑफ बजटिंग इन A2। तो आई होप्स आप लोग को फर्दर MCQs के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़।